गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी की झोंपड़ी में रहने वाली सुमित्रा की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह गांव की साधारण औरत थी जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पति की मौत हो चुकी थी और अब वह अकेले ही अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन सुमित्रा में एक खास बात थी, वह हूबहू रानी मधुलिका की तरह दिखती थी। ये बात न तो उसे पता थी और न ही उसके गांव वालों को। एक दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि राजा विक्रम सिंह अपनी रानी मधुलिका के साथ गांव का दौरा करने आ रहे हैं। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। गांव के चौराहे पर दरबार सजाया गया और जब रानी मधुलिका पालकी से उतरी तो सुमित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। वह अवाक रह गई क्योंकि सामने खड़ी रानी की शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी थी। गांव वालों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, सुमित्रा तो रानी जैसी दिखती है। मगर एक रानी और एक गरीब औरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सुमित्रा के मन में कुछ और ही चल रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी शक्ल उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। उस रात जब राजा रानी को ठहराने के लिए किले जैसा महल तैयार किया गया, सुमित्रा ने एक साहसिक फैसला लिया। अगर मैं रानी की जगह ले लूं तो? यह ख्याल उसके भीतर आग की तरह धधक उठा। लेकिन सवाल था, कैसे? वह चुपके से महल के पास गई और देखा कि रानी के खास दासी महल के पिछवाड़े से जा रही थी। सुमित्रा ने सोचा कि अगर किसी तरह रानी के पास पहुंच जाए तो चालाकी से उसकी जगह ले सकती है। रात के अंधेरे में सुमित्रा छिपते छिपाते महल के भीतर घुस गई। उसकी आंखें तेजी से रानी को ढूंढ रही थी। उधर रानी मधुलिका अपने कमरे में अकेली थी। जैसे ही सुमित्रा ने कमरे में कदम रखा, उसे देखकर रानी सन्न रह गई। ये क्या जादू है? तुम कौन हो? रानी ने भयभीत होकर पूछा। सुमित्रा मुस्कुराई। जादू नहीं, भाग्य। मैं तुम्हारी हमशक्ल हूं और अब मैं तुम्हारी जगह लेने आई हूं। रानी चौंक उठी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सुमित्रा ने आगे बढ़कर एक धक्का दिया जिससे रानी गिर पड़ी। रानी मधुलिका फर्श पर गिरी पड़ी थी और सुमित्रा तेजी से कमरे का मुआयना कर रही थी। वह जानती थी कि उसे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। उसने जल्दी से रानी की चूड़ियां, कंगन और महंगे कपड़े देखे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सपने के सच होने की चमक। अगर मैं रानी की तरह दिखती हूं तो अब मैं रानी ही बनूंगी, उसने मन में सोचा। रानी मधुलिका को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुमित्रा ने पास रखे रेशमी दुपट्टे से उसकी कलाई बांध दी और उसके मुंह पर एक कपड़ा लपेट दिया ताकि वह शोर न मचा सके। मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रही हो? रानी की घुटी हुई आवाज आई। तुम्हारी जगह लेने आई हूं, मेरी रानी, सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। रानी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है और क्यों ऐसा कर रही है। सुमित्रा ने जल्दी से रानी के गहने और कपड़े पहन लिए। उसने आईने में खुद को देखा। अब वह पूरी तरह से रानी मधुलिका की तरह लग रही थी। लेकिन सिर्फ शक्ल बदलने से कुछ नहीं होगा, उसे रानी जैसा व्यवहार भी करना होगा। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट आई। रानी साहिबा, राजा विक्रम सिंह आपको भोजन के लिए बुला रहे हैं, एक दासी की आवाज आई। सुमित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। अब असली परीक्षा शुरू होती है, उसने सोचा। अगर उसने कोई गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। राजा को बताओ कि मैं आ रही हूं, उसने धीरे से कहा, जैसे असली रानी ही बोल रही हो। दासी ने सिर झुकाया और चली गई। महल के भोजन कक्ष में राजा विक्रम सिंह इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुमित्रा वहां पहुंची, राजा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम कुछ परेशान लग रही हो मधुलिका, राजा ने नरम लहजे में पूछा। सुमित्रा ने जल्दी से सिर झुका लिया। नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और सुमित्रा का दिल जोर से धड़क उठा। अगर राजा को शक हो गया तो? लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। भोजन शुरू हुआ और सुमित्रा ने बारीकी से देखा कि रानी कैसे खाती थी, कैसे बात करती थी। अब से मैं रानी हूं और मैं अपनी असलियत छुपाकर रखूंगी, उसने खुद को समझाया। उधर असली रानी मधुलिका अभी भी कमरे में बंधी पड़ी थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। अगर राजा को पता चला तो वह इस धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ेगा, रानी ने सोचा। लेकिन सुमित्रा इतनी भी मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि असली रानी को हमेशा के लिए हटाना होगा, वरना उसकी साजिश किसी भी दिन उजागर हो सकती थी। सुमित्रा ने खुद को पूरी तरह से रानी की तरह ढालने की ठान ली थी।
उसने अपने हर हाव भाव को नियंत्रित किया, अपनी चाल ढाल को निखारा और रानी मधुलिका की तरह बोलने की कोशिश की। लेकिन महल में रहने वाले नौकरों, दासियों और खास दरबारियों की नजरें तेज थीं। अगर किसी को भी शक हो गया तो उसकी योजना धरी की धरी रह जाती। महल के दरबार में मंत्री रघुनाथ को सबसे पहले कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह बचपन से रानी मधुलिका के साथ था और उसकी हर आदत को अच्छी तरह जानता था। जब सुमित्रा ने राजा विक्रम सिंह के सामने झुककर अभिवादन किया तो रघुनाथ ने गौर किया, रानी आमतौर पर इस तरह नहीं झुकती थी। क्या बात है महारानी, आप कुछ बदली बदली सी लग रही हैं? रघुनाथ ने संदेह भरी नजरों से पूछा। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। बस यात्रा की थकान है रघुनाथ, तुम बेकार चिंता कर रहे हो, उसने रानी की तरह शालीनता से जवाब दिया। रघुनाथ चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह बना रहा। उधर रानी मधुलिका अभी भी कमरे में कैद थी। उसने रस्सियों को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। अगर मैं ज्यादा देर तक यहां फंसी रही तो यह धोखेबाज मेरी जगह पूरी तरह से ले लेगी, रानी ने घबराते हुए सोचा। तभी कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। यह उसकी एक दासी थी जो शायद कोई सामान लेने आई थी। रानी ने पूरी ताकत से दीवार पर लात मारी, जिससे हल्की सी आवाज हुई। दासी चौंकी और दरवाजे के पास आई। रानी साहिबा, दासी ने धीरे से पुकारा। रानी ने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह बंधा हुआ था। अगर यह दासी अंदर आ गई तो शायद मेरी मदद कर सके, उसने सोचा। लेकिन तभी महल के पहरेदार वहां आ गए और दासी को तुरंत वहां से हटा दिया गया। रानी का दिल डूब गया। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उधर राजा विक्रम सिंह ने सुमित्रा को अपने कक्ष में बुलाया। सुमित्रा जानती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर राजा को शक हो गया तो उसकी पूरी योजना चौपट हो जाएगी। जैसे ही वह राजा के कक्ष में पहुंची, राजा ने उसे पास बुलाया। तुम सच में बहुत थकी हुई लग रही हो मधुलिका, क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? राजा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। सुमित्रा ने खुद को संयमित रखा और नरम स्वर में कहा, नहीं, बस गांव का दौरा थोड़ा लंबा हो गया था। राजा ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी क्यों है? राजा ने संदेह भरी नजरों से पूछा। सुमित्रा का गला सूख गया। अगर राजा ने पहचान लिया तो मेरी जान भी जा सकती है, उसने सोचा। सुमित्रा ने अपनी घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने धीरे से अपना हाथ राजा के हाथों से छुड़ाया और कहा, महाराज, मुझे सच में बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या मैं आज जल्दी विश्राम कर सकती हूँ? राजा विक्रम सिंह को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। ठीक है, तुम आराम करो। सुमित्रा ने राहत की सांस ली। ये रात उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। अगर राजा ने उसकी पहचान पकड़ ली होती तो उसकी जान पर बनाती। महल के अंधेरे कमरे में असली रानी मधुलिका अब भी कैद थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमित्रा कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया। अगर मैं यहां से बाहर न निकली तो वह औरत मेरी जगह पूरी तरह से ले लेगी। रानी ने पूरी ताकत से अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश की। तभी उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कोई कमरे के बाहर खड़ा था। अगर यह कोई भरोसेमंद व्यक्ति हुआ तो मैं बच सकती हूं। रानी ने अपने पैरों से जमीन पर जोर से ठक ठक की आवाज की। बाहर खड़ी दासी चौंकी। यह आवाज कहां से आ रही है? वह दरवाजे के पास आई, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह वही पहरेदार था जो सुमित्रा की मदद कर रहा था। यहां मत आना, रानी साहिबा को किसी से नहीं मिलना है, पहरेदार ने सख्त आवाज में कहा। दासी ने सिर झुका लिया और चुपचाप चली गई। रानी की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिख रही थी। उधर सुमित्रा अब पूरी तरह रानी बन चुकी थी। वह महल के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल हो रही थी। दासियां, मंत्री और अन्य दरबारी उसे असली रानी ही समझ रहे थे, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे सिर्फ रानी बनकर रहना नहीं था, बल्कि राजमहल पर पूरी तरह से काबू पाना था। रात के अंधेरे में सुमित्रा ने महल के पहरेदार को बुलाया। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह पूरा हुआ या नहीं? पहरेदार ने सिर झुकाया। जी रानी साहिबा, कोई भी उस कमरे के पास नहीं जा सकता। आपकी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जाएगा। सुमित्रा मुस्कुराई। बहुत अच्छा, अब मुझे एक और काम चाहिए। राजा विक्रम सिंह के बारे में हर जानकारी जुटाओ। मुझे यह जानना है कि वह मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। रात के गहरे अंधेरे में महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। सुमित्रा अपनी योजना को और मजबूत करने के बारे में सोच रही थी। अब तक सब कुछ उसके पक्ष में था।
राजा ने उस पर शक नहीं किया। महल के पहरेदार उसकी आज्ञा मान रहे थे और असली रानी अब भी कैद में थी। लेकिन उसे पता था कि यह जीत तब तक अधूरी है जब तक वह पूरी तरह से रानी का हक नहीं पा लेती। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह अपनी निजी बैठक में बैठे थे। सुमित्रा ने मौके का फायदा उठाने का सोचा और उनके पास पहुंची। महाराज, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं, उसने मधुर स्वर में कहा। राजा ने उसे देखा। बोलो मधुलिका। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि राजमहल के कुछ लोग मुझ पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे हैं। राजा ने भौहें चढ़ाई। कौन लोग? सुमित्रा ने सावधानी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। राजा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, अगर ऐसा कुछ है तो मैं खुद देखूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। सुमित्रा ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी। अब राजा खुद मेरी सुरक्षा करेंगे, कोई भी मुझ पर शक नहीं कर सकेगा, उसने सोचा। उधर असली रानी मधुलिका हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी रस्सियों को धीरे धीरे ढीला करने की कोशिश की। मुझे हर हाल में यहां से निकलना होगा। उसने अपने शरीर को पूरी ताकत से झटका दिया और आखिरकार उसकी एक कलाई की रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। उसने और जोर लगाया और कुछ ही देर में उसकी दोनों कलाइयां आजाद हो गईं। अब वह जल्दी से अपने पैरों की रस्सियां खोलने लगी, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आई। कोई उसके कमरे की ओर आ रहा था। अगर अब पकड़ी गई तो सब खत्म। रानी ने जल्दी से खुद को वैसे ही बैठा लिया जैसे वह अब तक बंधी थी। दरवाजा खुला और अंदर वही पहरेदार आया जो सुमित्रा का वफादार था। उसने अंदर झांका और कहा, रानी साहिबा, आपका वक्त खत्म हो रहा है। जल्दी ही वह असली महारानी बन जाएगी। और फिर वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रानी ने पूरी ताकत से अपने पास रखे दीपक को उसके सिर पर दे मारा। पहरेदार चौंक कर पीछे हटा और रानी ने उसका खंजर छीन लिया। अब देखना धोखेबाज सुमित्रा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगी, रानी ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल पड़ी। अब सुमित्रा महल में अपनी जगह पक्की करने के लिए राजा के भरोसे का फायदा उठा रही थी और उधर असली रानी अपनी खोई हुई पहचान वापस लेने के लिए निकल पड़ी थी। रानी मधुलिका महल की अंधेरी गलियों में तेजी से भाग रही थी। उसके हाथ में वह खंजर था जो उसने पहरेदार से छीना था। उसके मन में बस एक ही विचार था, मुझे किसी भी हालत में राजा तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वह धोखेबाज पूरी तरह से मेरी जगह ले ले। लेकिन महल की सुरक्षा मजबूत थी। चारों ओर सैनिक गश्त लगा रहे थे। अगर कोई भी उसे देख लेता तो उसे बिना सोचे समझे पकड़ लिया जाता। मुझे होशियारी से आगे बढ़ना होगा, रानी ने खुद से कहा और दीवारों की आड़ लेकर आगे बढ़ने लगी। उधर सुमित्रा अब पूरी तरह रानी बन चुकी थी। महल के मंत्री, दासियां और यहां तक कि राजा भी उस पर शक नहीं कर रहे थे। लेकिन उसे अब एक नया डर था, अगर असली रानी किसी तरह भाग निकली तो। सुमित्रा ने तुरंत अपने खास पहरेदारों को बुलाया। महल के हर कोने की तलाशी लो, कोई भी संदिग्ध औरत दिखे तो उसे पकड़ लो। सैनिकों ने सिर झुकाया और तुरंत काम पर लग गए। अब अगर वह बाहर भी निकली तो भाग नहीं पाएगी, सुमित्रा ने सोचा और मुस्कुरा दी। रानी मधुलिका छिपते छिपाते महल के एक पुराने हिस्से में पहुंची। यह जगह बहुत कम इस्तेमाल होती थी और यहां सिर्फ पुराने नौकर और सेवक रहते थे। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रानी साहिबा। रानी ने मुड़कर देखा। यह दयाराम महल का पुराना रसोइया था जो बचपन से उसे जानता था। दयाराम, मेरी मदद करो, रानी ने जल्दी से कहा। दयाराम चौंक गया, लेकिन महारानी तो महल में हैं, आप कौन हैं? रानी समझ गई कि अब उसे सच बताना ही होगा। उसने जल्दी से कहा, जो रानी महल में है वह झूठी है, मैं ही असली रानी मधुलिका हूं। दयाराम की आंखें फैल गईं। वह उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से रानी की बात सुनी। आप चिंता मत करें रानी साहिबा, मैं आपकी मदद करूंगा। दयाराम रानी मधुलिका को महल के पुराने भंडार गृह में ले गया, जहां सालों से कोई नहीं आता था। रानी ने जल्दी जल्दी उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे सुमित्रा ने उसकी जगह ले ली, कैसे वह कैद हुई और अब कैसे वह अपनी पहचान वापस पाना चाहती थी। दयाराम ने गंभीरता से सिर हिलाया। रानी साहिबा, यह बहुत गंभीर स्थिति है। अगर नकली रानी ने पहरेदारों को सतर्क कर दिया है तो हमें बहुत होशियारी से आगे बढ़ना होगा। रानी ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे किसी भी हालत में राजा तक पहुंचना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दयाराम।
दयाराम कुछ सोचने लगा, फिर बोला, रानी साहिबा, एक तरीका हो सकता है। आज रात राजमहल में राजा और रानी के सम्मान में एक बड़ा भोज रखा गया है। वहां पूरे दरबार के सामने अगर आप आ जाएं तो शायद राजा को सच का पता चल सके। रानी की आंखों में चमक आ गई। यह सही रहेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें भेष बदलना होगा। उधर सुमित्रा पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि अब कोई उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगा। राजा विक्रम सिंह भी अब उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे थे। उसने एक खास आदेश जारी किया, अब से महल में मेरी अनुमति के बिना कोई भी राजा से नहीं मिल सकता। मैं चाहती हूं कि सुरक्षा और सख्त कर दी जाए। मंत्री रघुनाथ ने यह सुनकर सिर झुका लिया, लेकिन उसे यह अजीब लगा। पहले तो रानी कभी ऐसे आदेश नहीं देती थी, उसने मन में सोचा, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं कहा। रानी मधुलिका और दयाराम ने एक योजना बनाई। दयाराम उसे एक साधारण दासी का रूप देगा और भोज में अन्य सेवकों के साथ अंदर ले जाएगा। अगर मैं एक बार भोज तक पहुंच गई तो राजा से सच कहने का मौका मिल सकता है। दयाराम ने महल की पुरानी सेविका से एक दासी का जोड़ा लिया और रानी को पहनाया। उसके चेहरे पर हल्का घूंघट डाल दिया, जिससे कोई उसे पहचान न सके। महल के भव्य सभा कक्ष में भोज की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दियों की जगमगाहट, महकते पकवान और शाही संगीत माहौल को भव्य बना रहे थे। बीचों बीच राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे और उनके ठीक बगल में सुमित्रा बैठी थी, रानी के रूप में। महल के सभी मंत्री, दरबारी और मेहमान रानी की जय जयकार कर रहे थे। इसी भीड़ में सिर झुकाए हुए रानी मधुलिका भी एक साधारण दासी के रूप में भोज कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। महल के भव्य कक्ष में भोज शुरू हो चुका था। संगीत बज रहा था और सेवक बड़ी सावधानी से पकवान परोस रहे थे। इसी भीड़ में सिर झुकाए रानी मधुलिका भी एक दासी के वेश में प्रवेश कर चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब बस राजा तक पहुंचने का कोई मौका निकालना होगा, उसने सोचा। दूसरी ओर सुमित्रा पूरी तरह से निश्चिंत बैठी थी। वह सोच रही थी कि अब कोई उसकी सच्चाई सामने नहीं ला सकता, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि असली रानी उसी कक्ष में मौजूद थी। महल के मंत्री रघुनाथ भोज के दौरान सुमित्रा को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पिछले कुछ दिनों से रानी के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। पहले तो रानी इतने कठोर आदेश नहीं देती थी और अब वे हर चीज में राजा को भी नियंत्रित कर रही हैं। कुछ तो अजीब है। तभी उनकी नजर अचानक उस दासी पर पड़ी जो सिर झुकाए हुए थी। रघुनाथ को अजीब लगा, ये दासी कुछ अलग लग रही है। कहीं मैंने इसे पहले देखा है? रानी मधुलिका समझ रही थी कि उसे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। अगर वह राजा से सीधे नहीं मिली तो शायद उसे कभी मौका न मिले। उसी समय सुमित्रा ने एक सेविका से कहा, मुझे शरबत परोसा जाए। रानी मधुलिका ने यह सुनते ही झट से ट्रे उठाई और स्वयं रानी सुमित्रा के पास पहुंच गई। जैसे ही वह झुकी, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छिपेगी। सुमित्रा का चेहरा फक पड़ गया। उसने घूंघट के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी राजा विक्रम सिंह ने सुमित्रा के बदले चेहरे के हाव भाव देखे। क्या हुआ रानी, तुम अचानक इतनी घबराई क्यों लग रही हो? सुमित्रा ने झटपट खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, कुछ नहीं महाराज, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। लेकिन राजा अब ध्यान देने लगे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि रानी का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। रानी मधुलिका के शब्द सुनकर सुमित्रा की सांसें थम गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असली रानी इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगी। अगर राजा को जरा भी शक हो गया तो मेरा खेल खत्म, सुमित्रा ने मन में सोचा। उसने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, क्या मैं अपने कक्ष में जा सकती हूं? राजा ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर सिर हिलाकर अनुमति दे दी। सुमित्रा जल्दी से वहां से उठी, लेकिन जाने से पहले उसने एक नजर मधुलिका पर डाली, एक सख्त और चेतावनी भरी नजर। यह औरत मेरे लिए खतरा बन चुकी है, इसे रास्ते से हटाना होगा। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा और महल के एक भरोसेमंद पहरेदार को इशारा किया। रानी मधुलिका यह समझ गई थी कि सुमित्रा ने उसे पहचान लिया है। अब उसे ज्यादा देर तक छिपे रहने का मौका नहीं मिलेगा। दयाराम धीरे से उसके पास आया और फुसफुसाया, रानी साहिबा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सुमित्रा आपको पहचान चुकी है। मधुलिका ने सिर हिलाया, अब नहीं, मैं राजा तक अपनी सच्चाई पहुंचाकर ही रहूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और कदम उठाती, कुछ सैनिकों ने सभा कक्ष के दरवाजे बंद कर दिए। सुमित्रा ने पहरेदारों को आदेश दिया था
कि वे भोज के बाद सभी दरवाजे बंद कर दें, ताकि अगर असली रानी यहां मौजूद हो तो वह भाग न सके। अब भोज कक्ष में हलचल मच गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, ये दरवाजे क्यों बंद किए गए? एक पहरेदार ने झुककर कहा, महाराज, ये सुरक्षा के लिए किया गया है। हमें सूचना मिली है कि महल में कोई जासूस घुस आया है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। किसने कहा कि यहां कोई जासूस है? सुमित्रा ने जल्दी से जवाब दिया, महाराज, मैंने खुद किसी संदिग्ध व्यक्ति को यहां घूमते देखा था। मैं चाहती हूं कि सभी की तलाशी ली जाए। अब महल में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। अगर मधुलिका पकड़ी गई तो शायद सुमित्रा उसे हमेशा के लिए खत्म करवा देगी। महल के भोज कक्ष में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में पड़ गए थे। अगर सच में कोई जासूस महल में आया है तो उसे पकड़ना जरूरी है, लेकिन रानी इतनी परेशान क्यों लग रही है? इधर रानी मधुलिका ने महसूस किया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तलाशी शुरू हुई तो सुमित्रा उसे पकड़वा देगी। दयाराम ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, रानी साहिबा, हमें भागना होगा, वरना वे आपको पहचान लेंगे। लेकिन मधुलिका के चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। उसने कहा, मैं नहीं भागूंगी दयाराम। अब समय आ गया है कि राजा को सच का पता चले। सैनिकों ने एक एक कर दरबारियों और सेवकों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। महल के सारे द्वार बंद थे। सुमित्रा राजा के पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार रानी मधुलिका को ढूंढ रही थीं। तभी एक पहरेदार ने दासी बनी मधुलिका को देख लिया। उसने उसे रोककर कहा, तुम कौन हो? अपना घूंघट हटाओ। मधुलिका ने एक गहरी सांस ली। अब छिपने का कोई फायदा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह की आंखें फटी रह गईं। वह अपनी जगह से खड़े हो गए। यह क्या हो रहा है? अब दरबारियों में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा था कि मधुलिका भाग जाएगी, लेकिन यह तो सीधा राजा के सामने आ गई थी। रानी मधुलिका ने राजा के सामने सिर झुकाया और तेज आवाज में कहा, महाराज, आपके सामने जो स्त्री बैठी है वह असली रानी नहीं है। मैं असली रानी मधुलिका हूं। पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री रघुनाथ आगे बढ़े। ये क्या कह रही है महारानी? राजा का चेहरा सख्त हो चुका था। वह अब सुमित्रा की ओर देखने लगे। सुमित्रा को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, महाराज, यह औरत पागल हो चुकी है। यह झूठ बोल रही है। लेकिन राजा की आंखों में अब संदेह था। दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हक्के बक्के खड़े थे। दोनों रानियां एक जैसी दिख रही थीं। अब कौन असली और कौन नकली? राजा विक्रम सिंह की आंखें दोनों पर टिकी थीं। उनके मन में सवाल उठ रहा था, अगर यह सच में मेरी रानी मधुलिका है तो फिर वह कौन है जो इतने दिनों से मेरे साथ थी? सुमित्रा ने तुरंत झूठी हंसी हंसते हुए कहा, महाराज, यह औरत सिर्फ महल में घुसने के लिए कोई चाल चल रही है। इसे अभी के अभी कैद करवा दीजिए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, रानी मधुलिका ने जोर से कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरी परीक्षा लीजिए। जो भी आप मुझसे पूछेंगे मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। राजा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी असली रानी हो तो बताओ, हमारी पहली मुलाकात कहां हुई थी? मधुलिका मुस्कुराई और तुरंत जवाब दिया, महाराज, हमारी पहली मुलाकात महल के राजकीय उद्यान में हुई थी, जब मैं कमल के फूल तोड़ रही थी और आपने मुझे रोक लिया था। तब आपने कहा था कि असली सुंदरता को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा की आंखों में हल्की सी चमक आई। सुमित्रा घबरा गई। उसने तुरंत कहा, यह बात तो कोई भी जान सकता है, इससे क्या साबित होता है? राजा मधुलिका की ओर मुड़े और दूसरा सवाल पूछा, हमारे विवाह की पहली रात मैंने तुम्हें कौन सा तोहफा दिया था? मधुलिका बिना रुके बोली, आपने मुझे चांदी की वह पायल दी थी जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी थी। आपने कहा था कि जब भी मैं चलूंगी ये घंटियां आपको मेरी मौजूदगी का एहसास कराएंगी। अब राजा बिल्कुल चौंक गए। यह बात सिर्फ मेरी रानी को पता हो सकती है। अब सुमित्रा को समझ आ गया कि मामला बिगड़ रहा है। उसने तुरंत घबराकर कहा, नहीं महाराज, यह औरत सिर्फ कहानियां बना रही है। इसे महल से निकाल दीजिए। लेकिन राजा अब पूरी तरह से मधुलिका की ओर देखने लगे थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस औरत को रोका जाए। जब तक सच सामने न आए कोई भी महल नहीं छोड़ेगा।
दरबार में तनाव बढ़ चुका था। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए दरवाजों को बंद कर दिया। अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, न सुमित्रा न मधुलिका। राजा विक्रम सिंह अब पूरी तरह से मधुलिका की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में संदेह कम और विश्वास ज्यादा झलकने लगा था। लेकिन सुमित्रा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। सुमित्रा ने तुरंत अपना स्वर बदलते हुए कहा, महाराज, अगर यह सच में आपकी रानी है तो इसे अपनी पहचान साबित करने का पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन क्या यह भी साबित नहीं होना चाहिए कि मैं नकली नहीं हूं? राजा ने कड़क स्वर में कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? सुमित्रा ने चालाकी से जवाब दिया, मुझे भी मौका दें, मैं भी आपकी असली रानी होने का दावा करती हूं। मैं भी कोई परीक्षा देने को तैयार हूं। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। सभी दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। राजा विक्रम सिंह कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने दोनों की ओर देखा और कहा, अगर तुम दोनों ही खुद को असली रानी बता रही हो तो इसका फैसला करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक आखिरी परीक्षा। सुमित्रा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब मैं कोई नई चाल चल सकती हूं, उसने सोचा। राजा सिंहासन से उठे और बोले, मेरी रानी को एक ऐसी चीज के बारे में पता होगा जो सिर्फ हमारे बीच की बात थी, एक ऐसा राज जो कभी किसी और को नहीं बताया गया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जो भी इस सवाल का सही जवाब देगी वही मेरी असली रानी होगी। अब पूरा दरबार सांस रोककर इंतजार कर रहा था। सुमित्रा घबरा गई। अगर राजा ने ऐसा कोई सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे न पता हो तो मैं हार जाऊंगी, उसने सोचा। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रम सिंह का सवाल अभी आना बाकी था, लेकिन सुमित्रा के माथे पर पसीना आ गया था। अगर राजा ने कोई ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं पता तो मैं पकड़ी जाऊंगी, सुमित्रा ने मन में सोचा। वहीं असली रानी मधुलिका पूरी तरह शांत थी। उसे यकीन था कि राजा कोई ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर सिर्फ वही जानती होगी। राजा विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी असली रानी को मेरी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता होगा। वह एक ऐसा डर जो मैंने कभी किसी से नहीं बताया। सुमित्रा का चेहरा फीका पड़ गया। डर? राजा किसी चीज से डरते हैं? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मधुलिका की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना झिझके कहा, महाराज, आप बचपन में घोड़ों से बहुत डरते थे। जब राजगुरु ने आपको पहली बार घुड़सवारी सिखाने की कोशिश की तो आप घोड़े से गिर गए थे और तब से आप लंबे समय तक घोड़ों के पास भी नहीं गए। राजा के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य दिखा। यह बात सिर्फ और सिर्फ उनकी असली रानी ही जान सकती थी। सुमित्रा को अपनी हार सामने दिखने लगी। अब मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। सुमित्रा को अब समझ आ चुका था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने तुरंत आंसू बहाने शुरू कर दिए और कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं आपके साथ छल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, कौन सी मजबूरी? सुमित्रा जल्दी से घुटनों पर बैठ गई और कहा, मुझे किसी ने मजबूर किया था महाराज। किसी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं रानी की जगह ले लूं। दरबार में फिर हलचल मच गई। अब यह नई बात सामने आ रही थी। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, किसने तुम्हें यह करने को कहा? सुमित्रा दरबार के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक चालाकी भी थी। राजा विक्रम सिंह का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, सुमित्रा, सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा? कौन चाहता था कि तुम रानी की जगह लो? सुमित्रा ने धीरे धीरे सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, महाराज, वह कोई महल का ही व्यक्ति था। यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। महल का व्यक्ति? क्या यह संभव है? मधुलिका भी चौकन्नी हो गई। तो यह अकेले की चाल नहीं थी, कोई और भी इसके पीछे था। राजा ने गहरी नजरों से सुमित्रा को देखा और बोले, अगर तुम सच बोल रही हो तो नाम बताओ, वरना तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सुमित्रा घबराई हुई दिखने लगी, लेकिन असल में वह अपनी अगली चाल चलने के लिए सही मौका ढूंढ रही थी। सुमित्रा ने थोड़ा रुककर कहा, महाराज, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वे मुझे मार डालते। राजा ने गुस्से में कहा, नाम बताओ सुमित्रा। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा। यह सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। मंत्री रघुनाथ राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। रघुनाथ चौंक पड़े। महाराज, यह झूठ है। यह औरत अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। सुमित्रा ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो इसकी जांच कर लीजिए।
मंत्री रघुनाथ ने ही मुझे यह काम सौंपा था। वे चाहते थे कि असली रानी को रास्ते से हटाकर मैं उनकी कठपुतली बन जाऊं। अब राजा विक्रम सिंह की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। सैनिकों, मंत्री रघुनाथ को गिरफ्तार करो। मंत्री रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। 2 सैनिक आगे बढ़कर उसे पकड़ने ही वाले थे कि वह गुस्से में गरज उठा। महाराज, यह झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। राजा विक्रम सिंह ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो जांच से डर क्यों रहे हो? मंत्री जी। रघुनाथ ने घूर कर सुमित्रा को देखा। उसकी आंखों में क्रोध और संदेह था। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह औरत मेरा नाम क्यों लेगी? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मंत्री जी आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन जब मैंने महल में कदम रखा था तब रघुनाथ जी ने ही मुझसे मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे राजमहल में रहने के तौर तरीके सिखाए और कहा कि जब तक मैं उनकी बात मानूंगी मुझे डरने की जरूरत नहीं। राजा की आंखों में अब संदेह की लकीरें थीं। वे रघुनाथ की ओर घूमे। इसका जवाब दो मंत्री जी, क्या तुमने इस औरत से मुलाकात की थी? रघुनाथ ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ महाराज, यह सच है कि मैंने इसे महल में बुलाया था। लेकिन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। रघुनाथ ने तुरंत आगे कहा, लेकिन मैंने इसे सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि यह रानी मधुलिका से हूबहू मिलती थी। मैं इसे आपकी सुरक्षा के लिए एक छद्म रानी के रूप में तैयार करना चाहता था। राजा ने संदेह से पूछा, सुरक्षा के लिए? रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मुझे खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारी रानी का अपहरण करवाना चाहते थे। इसलिए मैंने सोचा कि एक हमशक्ल को तैयार करके असली रानी की सुरक्षा की जाए। अब दरबार में नई हलचल मच गई। क्या सच में ऐसा कोई खतरा था, या फिर रघुनाथ अपनी जान बचाने के लिए नई कहानी गढ़ रहा है? मधुलिका चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने ठंडी नजरों से रघुनाथ को देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरी सुरक्षा की इतनी चिंता थी तो तुमने राजा को पहले क्यों नहीं बताया? रघुनाथ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज व्यस्त थे और मुझे यकीन नहीं था कि मेरा स्रोत सही है या नहीं। अब राजा विक्रम सिंह दुविधा में पड़ गए। क्या सच में कोई षड्यंत्र था या फिर यह सारा खेल सिर्फ सत्ता हासिल करने का था? दरबार में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रम सिंह के सामने अब 2 अलग अलग कहानियां थीं। सुमित्रा कह रही थी कि रघुनाथ ने उसे महल में रानी बनने भेजा और रघुनाथ कह रहा था कि उसने यह सब सुरक्षा के लिए किया। राजा ने गहरी नजरों से रघुनाथ को देखा और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? रघुनाथ ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप महल के जासूसों से पता लगवा सकते हैं। राजा ने इशारा किया और तुरंत 2 सैनिक महल के गुप्तचर विभाग की ओर रवाना हो गए। सुमित्रा को चिंता होने लगी। अगर सच में कोई जासूसी रिपोर्ट निकली तो कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वह घबराई हुई मधुलिका की ओर मुड़ी और बोली, रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मधुलिका ने कड़ी नजरों से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? तुमने मेरे पति को धोखा दिया, मेरी प्रजा को छल लिया और मेरे ही स्थान पर बैठकर मेरा ही जीवन जीने लगी। सुमित्रा कुछ कहने वाली थी, तभी दरबार के द्वार पर हलचल हुई। सैनिक लौट आए थे और उनके साथ था महल का मुख्य गुप्तचर। उसने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिली है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या? गुप्तचर ने बताया, हमारी जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से मंत्री रघुनाथ गुप्त रूप से किसी के साथ संपर्क में थे। वे कई बार महल से बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने जाते थे। रघुनाथ फंसा या कोई और चाल। दरबार में सनसनी फैल गई। रघुनाथ अचानक घबराने लगा। उसने जल्दबाजी में कहा, महाराज, ये झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। राजा विक्रम सिंह ने सख्त लहजे में कहा, अगर यह झूठ है तो तुम उन लोगों के नाम क्यों नहीं बताते जिनसे मिलने जाते थे? रघुनाथ चुप हो गया। उसका मौन ही सबसे बड़ा प्रमाण था कि वह किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल था। मंत्री रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। दरबार में सैकड़ों निगाहें उसे घूर रही थीं। राजा विक्रम सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, रघुनाथ, अगर तुम निर्दोष हो तो बताओ कि तुम महल से बाहर किससे मिलने जाते थे? रघुनाथ ने घबराकर इधर उधर देखा।
वह फंस चुका था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, महाराज, मैं उन लोगों से मिल रहा था जो राज्य में विद्रोह की योजना बना रहे थे। यह सुनते ही पूरा दरबार सनसनी से भर गया। कौन लोग थे ये? राजा ने कड़क आवाज में कहा। साफ साफ बताओ रघुनाथ, तुम विद्रोहियों से क्यों मिले? रघुनाथ ने कांपते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं दरअसल यह जानने की कोशिश कर रहा था कि वे कौन हैं और उनके इरादे क्या हैं। मेरा उद्देश्य राजद्रोह नहीं था। लेकिन अब राजा का गुस्सा चरम पर था। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही था तो तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सुमित्रा ने अचानक खुद को राजा के चरणों में गिरा दिया और रोते हुए कहा, महाराज, मैं सच बताती हूं। मंत्री रघुनाथ ने मुझे लालच दिया था, लेकिन असली साजिश किसी और की है। राजा ठिठक गए। उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा और पूछा, किसकी? सुमित्रा ने डरते डरते कहा, महाराज, इस साजिश के पीछे कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है, कोई जो महल के अंदर ही है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानती। दरबार में फैले सन्नाटे को सुमित्रा की हाँफती हुई आवाज ने तोड़ा। महाराज, मैं सच कह रही हूं। मैं खुद भी उस शख्स के इशारे पर नाच रही थी जिसने मुझे रानी की जगह लेने का लालच दिया। राजा विक्रम सिंह की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर सुमित्रा की ठुड्डी को ऊपर उठाया और कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो और किसी और के इशारों पर चल रही थी तो हमें उस गुनहगार का नाम दो। सुमित्रा घबराई हुई थी। क्या वह असली नाम बता दे? लेकिन अगर उसने नाम लिया तो वह शख्स उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने आंखें बंद की, मानो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे बोली, महाराज, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि। अचानक महल के बाहर से तेज धमाके की आवाज आई। सैनिकों ने दौड़ते हुए आकर घोषणा की, महाराज, महल के पश्चिमी द्वार पर हमला हुआ है। कई घुड़सवार अज्ञात लोगों के साथ महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हों। महल के सभी द्वारों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन इससे पहले कि सैनिक पूरी तरह से मोर्चा संभालते, दरबार के अंदर ही अफरा तफरी मच गई। रघुनाथ ने अचानक अपनी कमर से खंजर निकालकर एक सैनिक की गर्दन पर रख दिया और गरज कर कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राजा विक्रम सिंह स्तब्ध रह गए। रघुनाथ, तुमने हमें धोखा दिया। रघुनाथ ठहाका मारकर हंसा और बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हारे महल के अंदर कई लोग मेरे साथ हैं। अब यह राज्य तुम्हारा नहीं रहेगा। महल के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन रघुनाथ के वफादार लोग भी अब खुलकर सामने आ चुके थे। राजा विक्रम सिंह की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गरज कर कहा, रघुनाथ, तुमने राजद्रोह किया है। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। रघुनाथ ठहाका मारकर हंसा, महाराज, सजा देने से पहले खुद को बचा लीजिए, क्योंकि आज इस महल का नया राजा मैं बनने जा रहा हूं। सुमित्रा की उलझन सुमित्रा यह सब देखकर और भी डर गई। वह रघुनाथ का नाम तो लेने ही वाली थी, लेकिन अब तो उसने खुद को ही उजागर कर दिया था। क्या मैं राजा की मदद करूं या रघुनाथ का साथ दूं? उसके दिल में एक युद्ध छिड़ गया था। अगर उसने राजा का साथ दिया तो रघुनाथ उसे मार सकता था, और अगर उसने रघुनाथ का साथ दिया तो राजा कभी उसे माफ नहीं करेंगे। सैनिकों और रघुनाथ के आदमियों के बीच घमासान शुरू हो चुका था। खून से फर्श लाल हो रही थी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में 2 गद्दारों को गिरा दिया। लेकिन तभी रघुनाथ के एक आदमी ने रानी मधुलिका पर वार करने के लिए तलवार उठाई। मधुलिका हिलने वाली थी, लेकिन सुमित्रा बिजली की तेजी से उसके सामने आ गई। सुमित्रा की बांह से खून बहने लगा। उसने रानी को बचा लिया था। महल के अंदर युद्ध अपने चरम पर था। राजा विक्रम सिंह की तलवार लगातार दुश्मनों को गिरा रही थी, लेकिन रघुनाथ के आदमियों की तादाद ज्यादा थी। रानी मधुलिका को बचाने के बाद सुमित्रा दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़ी एक तलवार उठाई और रघुनाथ के एक सैनिक पर वार कर दिया। मधुलिका ने सुमित्रा की ओर देखा। जिस औरत ने उसकी जगह लेने की कोशिश की थी, वही अब उसकी रक्षा कर रही थी। रघुनाथ यह देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने तलवार उठाई और गरजा, सुमित्रा, तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन सुमित्रा नीचे झुक गई और उसी वक्त राजा विक्रम सिंह ने एक जोरदार वार किया। रघुनाथ की तलवार नीचे गिर गई और अगले ही पल राजा की तलवार उसकी छाती में समा गई। रघुनाथ हांफते हुए पीछे हटा
उसकी आंखों में अविश्वास था। महाराज, यह नहीं हो सकता। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके आदमी यह देखकर घबरा गए और बचने के लिए भागने लगे। महल के सैनिकों ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया। अंततः महल फिर से सुरक्षित हो गया था। राजा ने अपनी खून से सनी तलवार नीचे की और मधुलिका की ओर देखा। वह सुरक्षित थी, लेकिन उसकी नजरें सुमित्रा पर टिकी थीं। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन मैंने अंत में रानी को बचाने की कोशिश की। कृपया मुझे क्षमा कर दें। राजा ने एक गहरी सांस ली और बोले, सुमित्रा, तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा था, लेकिन तुमने पश्चाताप किया और अपनी जान दांव पर लगा दी। मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम्हें इस महल में जगह नहीं मिल सकती। सुमित्रा ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यही उसका असली दंड है। राजमहल का सपना देखने वाली औरत को अब हमेशा के लिए उससे दूर रहना होगा। राजा ने आदेश दिया कि उसे महल से दूर किसी गांव में बसने दिया जाए, जहां वह एक नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ दिनों बाद महल में शांति लौट आई। राजा और रानी ने अपने राज्य को पहले से भी अधिक मजबूत किया और अब वे अधिक सतर्क रहने लगे थे। मधुलिका कभी कभी सोचा करती, अगर सुमित्रा ने लालच में आकर यह सब नहीं किया होता तो शायद उसकी किस्मत कुछ और होती। लेकिन अब यह सिर्फ अतीत की एक कहानी थी।